हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 6 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 6 में आपको जो है तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने के तरीके बताए गए कि कैसे आप ब्लॉक निकालें, कैसे आवर्त निकालें, कैसे समूह निकालें मॉडर्न बेस पर। ठीक है, आपने जो है तत्वों की आवर्त सारणी की स्थिति ज्ञात करने के मॉडर्न तरीके के बारे में जाना है कि आधुनिक तरीके से कैसे समूह पता करें। 18 समूह है ना। आधुनिक पीरियडिक टेबल में क्या है? 18 समूह है, जिसको जो है 1 से लेकर 18 तक नंबरिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ाया गया किसके बारे में? तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में लिखाया गया है कि तत्वों के आवर्ती गुण क्या है। वे सभी गुण जो आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे या आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट चलने पर बदल जाते हो, उनमें परिवर्तन हो जाता हो, ऐसे गुणों को आप क्या बोलते हैं? तत्वों का आवर्ती गुण। वे सभी गुण जो किसी समूह में ऊपर से नीचे अथवा आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन गुणों को आप क्या बोलते हैं? तत्वों का आवर्ती गुण। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। अब देखो, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई परमाणु है या कोई तत्व है, उसके नाभिक और उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी को आप क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। ध्यान दें आप, जैसे कोई परमाणु है तो उसका नाभिक हो जाए, मान नाभिक को प्लस से दिखा दें, और उसके बाहरी कोश मान लीजिए 2-3 कोश उसमें है। मान लीजिए मैं मानता हूँ 3 कोश है, तो जो तीसरा कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसी के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? हाँ, इसको आप बोलते हैं कि नाभिक है। ये नाभिक आपका है, और ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, या इसको आधुनिक भाषा में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच के दूरी को, इनके बीच की दूरी को आप क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। यही डिस्टेंस क्या है? परमाणु त्रिज्या है। ठीक है, ध्यान दें आप। अब परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है? अच्छा देखिए, अगर कोश संख्या बढ़ती जाए, जैसे किसी परमाणु में 2 कोश हो, तो वहां इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा। अगर 3 कोश हो जाए, डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। 4 कोश होंगे, डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं परमाणु त्रिज्या जो है कोश संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। कोश संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। और ये सब मैं समझा रहा हूँ, भी लिखवाऊंगा। परमाणु त्रिज्या जो है, पहला इफेक्ट कौन करता है परमाणु त्रिज्या को? कोश संख्या। अगर कोश संख्या बढ़ेगा, हाँ, तो ये बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। कोश संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। एक अफेक्ट करता है दूसरा पॉइंट जो अफेक्ट करता है परमाणु त्रिज्या को, वो अफेक्ट करता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं? या कई लोग इसको नाभिकीय आवेश भी कहते हैं, तो वही है प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये बताइए क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? तो ध्यान दीजिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश को बोलते हैं इफेक्टिव, अंग्रेजी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जानते क्या होता है? इसको शॉर्ट में दिखाते जेफ। कहीं अगर ऐसे लिखा, जेफ लिखा हो ना, जेफ, जेड डबल है ना, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको जेफ से दिखाते। ये होता क्या है? ये होता है, जैसे मान लो कोई परमाणु है, उसके नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। आपको याद होना चाहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश एक प्रकार का आकर्षण बल है जो किसके किसके बीच कार्य करता है? नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा देखिए ध्यान से, मैं इससे बात कर दे रहा हूँ, नाभिक भी लिखवाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो नाभिक है और ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन,
इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, माइनस प्लस के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसी आकर्षण बल को आप क्या बोलते हैं? हाँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आप इसको ऐसा दिखा दो, जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, आप ऐसा दिखाओ, ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसी आकर्षण बल को आप क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा, आप बताइए, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने का मतलब क्या है? नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। आपको भाषाओं को पकड़ना है कि अगर बोले प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसका मतलब है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये पास आएगा, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? कम। पास आएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होने का मतलब परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? किसके किसके बीच का डिस्टेंस कम होगा? नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच, उसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो आप ये जानते रहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? और जब कम होगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, कम होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। ये पहला पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको, इसको कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। आपकी अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी के लिए आपको इन दोनों फैक्टर्स को जानना जरूरी है, कोश संख्या को और प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसके अलावा एक और फैक्टर लिखा रहा हूँ जो ज़्यादा अभी आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन जानते रहिए थोड़ा सा, उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। ये नया पॉइंट आपके लिए है, परिरक्षण प्रभाव। इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। परिरक्षण प्रभाव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना, रक्षा करना, शील्डिंग इफेक्ट, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? अच्छा, मान लो मैं इसको, जैसे ये प्रभावी नाभिकीय आवेश मैंने इसे बना दिया, अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से दिखा देना चाहूँ तो ऐसे दिखाइए, ये नाभिक है, ये कोश ऐसे बना दीजिए, एक कोश बना दीजिए, ये नाभिक है और ये क्या बना दीजिए, मतलब ये कोश कक्षाएं हैं। तो क्या करेगा नाभिक, मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इसे मान ले रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक क्या करेगा, उस इनको भी आकर्षित करेगा और उसको भी आकर्षित करेगा। मुख्य फोकस आपको वहां करना है, क्योंकि अगर वो पास आएगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी, वो दूर जाएगा त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है कि नाभिक जो है इसको आकर्षित कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, और नाभिक इनको भी आकर्षित करता है, ऐसी बात नहीं, इनको तो आकर्षित करता ही है, साथ में वो बाहरी कोश वाले इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है। ये अगर ये आकर्षित उसको ज्यादा कर लेगा तो पास आ जाएगा, त्रिज्या कम हो जाएगी, अगर आकर्षित नहीं करेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जानते हैं क्या कि ये जो है नाभिक इन सभी को आकर्षित करता है। किसको? इसको भी अपने तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा और इसको भी क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को ये नहीं चाहते कि ये अंदर वाला जो नाभिक है इसको ज्यादा आकर्षित करे। ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि देखो इसके बीच में क्या है, समान आवेश है, अगर वो पास आएगा प्रतिकर्षण बढ़ेगा, पास आएगा इनके बीच में क्या बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिकर्षित करने की वजह से इनको दूर भेजता है, पास नहीं बुलाता है, पास नहीं आने देता। अर्थात कह सकते हैं कि नाभिक के आकर्षण बल को इस पे कम कर देता है। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हाँ प्रतिकर्षित करते हैं। पास आने, भाई पास आएगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब उसको प्रतिकर्षित करते हैं ताकि वो पास ना आए, ठीक है। और जब वो पास नहीं आएगा तो इससे जो है, इससे ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाएगा, नाभिक से ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो यही बोलते हैं कि नाभिक के आकर्षण बल को जो रक्षा करने वाला प्रभाव है, इसको कह सकते हैं ना, इसने क्या किया, नाभिक के आवेश की रक्षा की है, उसको पास आने नहीं दिया है।
किसने रक्षा किया है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने। इसको आप बोल सकते हैं ये आंतरिक इलेक्ट्रॉन है। और ये वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बाह्य इलेक्ट्रॉन। इसकी परिभाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते क्या परिभाषा होता है? आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को कम करने के लिए, इस पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगे, इसके लिए क्या करते हैं? इस पर एक प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। और इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं? परिरक्षण। आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल को कम करने के लिए आरोपित प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? परिरक्षण प्रभाव। तो ये जो इसको इधर भेज रहे हैं, ये क्या करते हैं? हाँ देखो, ये भी इसको भगाता है। ये जानते हो रिपल्सन इनमें होगा, प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में। ऐसा छाप दो इसे, नहीं रहने दो, इसे रहने दो, जानते रहो बस। अच्छा देखो, पहला हेडिंग ऐसे लिखे हैं हेडिंग की, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ लिख लें, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। चलो बना लेना बाद में। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहला हेडिंग कर दो, पहला कोश संख्या। पहला हेडिंग क्या करेंगे आप? कोश संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। अगर अंग्रेजी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ सेल। या कोषों की संख्या भी कह सकते, कोष संख्या या कोषों की संख्या। देखो, कोष संख्या का मान बढ़ने पर कोष संख्या का मान बढ़ने पर नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने के कारण कोष संख्या का मान बढ़ने पर नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं ना? बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। हो गया ना? बस जानते रहो बस। अगला पॉइंट कर लें आप, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश लिखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखो, किसी परमाणु के नाभिक तथा किसी परमाणु के नाभिक
तथा उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच तथा उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को कार्य करने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश, ब्रैकेट में जेफ लिख लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जेफ, ZEFF, कहा जाता है। आप थोड़ा ये लिख लो ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का और किसका भाई, और परमाणु त्रिज्या का उल्टा रिलेशन होता है। परमाणु त्रिज्या मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होता तो ये बढ़ेगा। ये लिख लो थोड़ा आप। लिखिए चलिए, लिखो फटाफट, इसको लिख लो, क्या दिक्कत है। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या का उल्टा रिलेशन है। हो गया ना, अगला लिख लेंगे, परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग होना चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे, परिभाषा लिख लें आप कि बाह्यतम, हाँ देखो, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल को कम करने के लिए, नाभिक के आकर्षण बल को कम करने के लिए आरोपित प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव। अच्छा आप मुझे बताइए ध्यान से, समझ पा रहे हैं आप कि भाई ये जो रक्षा कर रहा है उसका, ये जो इसको प्रतिकर्षण कर रहा है, यही प्रभाव को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। वो भी प्रतिकर्षित करता है इसको, लेकिन उससे परमाणु त्रिज्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इनसे पड़ेगा, ये पास आएंगे तो त्रिज्या कम हो जाएगी, दूर जाएंगे तो। अच्छा कोई कह रहा है, ध्यान दे, अगर कभी लिखा हो, इधर मत आना, तो कभी लिखा हो कि परिरक्षण प्रभाव कमजोर है, इसका मतलब क्या समझेंगे,
अगर कहीं वर्ड लिखा हो परिरक्षण प्रभाव कमजोर है, हाँ देखो, परिरक्षण प्रभाव कमजोर होने का मतलब ये इसको जो है प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहा है। ध्यान दें आप कि अगर परिरक्षण प्रभाव कमजोर होगा, परिरक्षण प्रभाव मजबूत होने का मतलब अगर ये इसको भगा देगा बढ़िया से, ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, तो बोलेंगे प्रतिकर्षण प्रभाव स्ट्रांग है। परिरक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव स्ट्रांग कब होगा? कि जब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसकी रक्षा बढ़िया से कर पाए, अर्थात उसको प्रतिकर्षित कर दे, तो बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव क्या है? मजबूत है। और अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? परिरक्षण प्रभाव क्या है? कमजोर। और अगर सुन ले कि परिरक्षण प्रभाव कमजोर हुआ तो ये इसको आकर्षित कर लेगा। भाई रक्षा नहीं कर पा रहा है नाभिक की, तो नाभिक इसको आकर्षित कर लेगा, तो पास आ जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगा? कम। थोड़ा जानते रहिए आप, पहले वर्डों को पकड़िए ध्यान से। एक परिरक्षण प्रभाव वीक होगा तो वो पास आ जाएगा, परिरक्षण प्रभाव स्ट्रांग होगा तो दूर चला जाएगा, तो जब दूर जाएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आप ये कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव स्ट्रांग होने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और परिरक्षण प्रभाव कमजोर होने पर परमाणु त्रिज्या, लिख लो भाई कि इसको छाप सकते हैं आप चाहे तो, इसको छाप लो बढ़िया से। परिरक्षण प्रभाव, इसको लिख लो ना, ये छाप लो थोड़ा सा, इसके बाद नीचे लिख लो समझने के लिए। प्रभाव का परमाणु त्रिज्या का उल्टा रिलेशन है। जो परिरक्षण प्रभाव बता रहा हूं, यस कक्षक होता है ना, यस कक्षक, वह यस कक्षक और पी कक्षक जो होते हैं इनका परिरक्षण प्रभाव मजबूत होता है, और डी और एफ कक्षक जो होते हैं इनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखो, यस व पी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव मजबूत होता है, मजबूत होता है। और अगला क्या लिखेंगे? डी और एफ, डी व एफ ब्लॉक, एफ कक्षक होगी ना, एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कमजोर होता है। तो अर्थात यहाँ परमाणु त्रिज्या में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यस और पी वाले ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगा, इससे उनका मजबूत होता है, लेकिन डी और एफ वाले का कमजोर होता है। ठीक है, इसका रीजन है कि छोटा होता है, यस कक्षक छोटा होता है, रक्षा कर लेगा, ये सब बड़े होते हैं अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग है परमाणु त्रिज्या के प्रकार। कितने प्रकार के पढ़ेंगे आप? तो लिखिए परमाणु त्रिज्या निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। अगला है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। एक पढ़ेंगे आप वांडर वाल्स त्रिज्या, वांडर वाल्स त्रिज्या।
और एक पढ़ेंगे आप आयनी त्रिज्या। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, इन तीनों की तुलना साथ में कराऊंगा। और रुको यार, रुको रुको, ये लिख लिया क्या आपने? अच्छा लिख लो, क्या दिक्कत, लिख लो। आयनी त्रिज्या, बस ना ये बस जानते रहो, बस जैसे आपसे कोई कह दे कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, घटता है, क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, भी मुझे वही लिखवाना था। अगर ये नहीं लिखा है, हाँ नीचे लिखवा देना, फिर इसका हेडिंग करा के पढ़ा दो। इसको लिख के नोट में लिख लीजिए आप। ध्यान दीजिए आप, देखो क्या बोला है कि परमाणु त्रिज्या कब घटती है, कब बढ़ती है। किसी समूह में, ध्यान दीजिए आप, किसी समूह में ऊपर नीचे अगर चलेंगे तो कोश संख्या बढ़ती है। कोश संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना, कि भाई देखो नाभिक और जो है ये कोश संख्या बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल ही ले लो, जैसे मान लीजिए आप लिथियम ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसका जो है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, इसका 2 1 होगा। यहाँ 2 कोश है, कितना कोश है, यहाँ 2 कोश है। और जब इसका करेंगे 2 8 1 आएगा। यहाँ 3 कोश है, इसका होता है 2 8 8 1, और इसका होता है 2 8। परमाणु क्रमांक इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका होता है 37, इसका होता है 55। इसका 2 8 18 8 1 कितना हुआ, और इसका क्या आता है 2 8 18 18 8 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोश संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो कोश संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अगर कोश संख्या बढ़ेगा तो नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन का बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। कोश संख्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस। अच्छा बताओ, अगर दूरी बढ़ती चली जा रही तो आकर्षण बल क्या होगा भाई? जब दूरी ज्यादा रहेगा तो नाभिक और इसके बीच में जो है, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कम हो जाएगा, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। ये समझना है कि अगर कोश संख्या बढ़ेगी, जैसे एक कोश 2 मतलब 2 कोश मान लीजिए है, 1 कोश 2 कोश 3 कोश, ऐसे कोश संख्या बढ़ती चली जा रही। तो जब कोश संख्या बढ़ेगा तो नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ता चला जाएगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कमजोर रहेगा भाई, पास रहेंगे ज़्यादा आकर्षण रहेगा बल, दूर रहेंगे तो आकर्षण बल कम रहेगा। और इसी आकर्षण बल को आप बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यही लिखा गया है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर कोश संख्या के बढ़ने की कोश संख्या बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम। कोश संख्या ज़्यादा होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। कोश संख्या बढ़ेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अगला क्या लिखा आपने, यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चला जाए तो उस केस में कोश संख्या समान रहती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर देखिए मैं जा रहा हूं दूसरे आवर्त में, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाहरी कोश में 2 1, इसका देखिए 2 और 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका क्या है 2 7। तो मतलब देखो कोश संख्या तो 2 ही है, 2 ही कोश हैं, बता दे रहा हूँ, कोश संख्या समान है। लेकिन बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से, वो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ। जैसे देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बाहरी कोश में देखो कोश संख्या 2 है सभी में, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ, यदि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है बाहरी कोश में, तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स क्या रहता है, ज़्यादा। यदि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ में
बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। यही लिखा गया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोष संख्या तो समान रहती है लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। अब इस अट्रैक्शन फोर्स के ज़्यादा होने की वजह आप जानते हो। इस अट्रैक्शन फोर्स के ज़्यादा होने की वजह क्या है पता है? कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन देखो यहाँ 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक ये तो प्रोटॉन है। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। इस वजह से जो है कोष प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अगर कभी ऐसा कहा जाए, ध्यान दो, कभी ऐसा कहा जाए कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की मतलब प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, सुनो दो कंडीशन जिसकी मैं चर्चा बाद में करूंगा। अगर कभी ऐसा कंडीशन आए कि प्रोटॉन की संख्या तो समान रहे लेकिन बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए तो उस केस में इसका उल्टा इफेक्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता चला जाएगा। अगर सुने ध्यान से, अगर जो है परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाए तो उस केस में जानते हैं क्या होगा? इसका उल्टा इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? कम, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। कब कम होगा? जब प्रोटॉन की संख्या सेम रहे और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाए, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो परमाणु त्रिज्या, ये थोड़ा सा कंडीशन याद करें आप लोग। अब इसका दूसरा कंडीशन कि मान लो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जा रही हो, तो प्रोटॉन ही तो आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स उतना क्या रहेगा? ज्यादा। जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, तो उस केस में जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो परमाणु त्रिज्या कम। अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग और ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा, पास आ जाएगा और परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। इन कंडीशंस को याद रखिए, इस पर मैं आधारित क्वेश्चंस कराऊंगा। बस ये जानते रहो कि मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या सेम है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। बाहरी प्रोटॉन की संख्या सेम है और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या का उल्टा रिलेशन है कि हाँ वही है ना, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो कि प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स है या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, प्रोटॉनों की संख्या जो है सो है, लेकिन उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है। और कब कम होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कोई परमाणु, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उस केस में वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अर्थात वहां ज्यादा क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या। चलिए इसको छोड़िए, ये इतना लिख लिया आप लोग, हेडिंग करो इसको, सहसंयोजित त्रिज्या। मैं इन तीनों की चर्चा साथ में करूंगा, इसको अलग से बताऊंगा, वहीं प्लस माइनस वाले की बात होगी। अगला हेडिंग आपका है क्या? सहसंयोजित त्रिज्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है? कोवैलेंट रेडियस कहना है। इसको आपने रेडियाई क्यों कहा पता है? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी त्रिज्या के विषय में पढ़ना था। आपने इसको रेडियाई इसी वजह से कहा क्योंकि इसमें बहुत सारी रेडियस के विषय में पढ़ना था। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो बहुत सारी रेडियस के विषय में पढ़ना था, आपने इसको रेडियाई कह दिया। बहुवचन, बहुत सारे को बता रहा है, बहुत सारे को सम्मिलित रूप में बता रहा है। कौन? परमाणु त्रिज्या। रेडियाई कहने की वजह, अगर आप रेडियस कर रहे हैं तो केवल हल्का से इसकी चर्चा करेंगे, इसके अंदर ये डीप बातें नहीं करें आप, ठीक है? तो पहला हेडिंग क्या करेंगे? सहसंयोजित त्रिज्या। मैं देखो इन तीनों की तुलना साथ में करूंगा, बता दे रहा हूं, पहले इसकी बात अलग से हो, तो पहले तीनों को समझ लो फिर आराम से लिखवा दे रहा हूं। देखो पहला हेडिंग है सहसंयोजित त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या, अंग्रेजी में कहते को
वैलेंट रेडियस। इसके बाद अगला आता है रेडियस है, अगला है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या नहीं नहीं बता रहा हूं, अभी लिखे नहीं आप लोग। इसको 60 में लिखते हैं ना, ऐसे लिखेंगे आर। अगर आर सी ओ वी लिखा हो समझ लीजिए कोवेलेंट त्रिज्या की बात हो रही है। आर कोवेलेंट, आर सी ओ वी लिखा हो समझ लेना कि भाई आर कोवेलेंट की बात हो रही है त्रिज्या की ना। इसके बाद बात हो मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस इसको लिखते हैं ना, हाँ यही लिखा हो आर मेटेलिक लिखा हो, या कोवेलेंट ही पूरा लिख दे रहा हूं मैं, आर कोवेलेंट, आर मेटेलिक। इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं क्या, वांडर वाल्स त्रिज्या। वांडर वाल्स त्रिज्या बोलते हैं वांडर वाल्स, वांडर वाल्स रेडियस। अब समझो, सुनो ध्यान से, देखो इसमें क्या है, सहसंयोजी त्रिज्या क्या है। मान लीजिए कोई सहसंयोजी बंध है, दो परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध है, सहसंयोजी, सिंगल बॉन्ड वाला सहसंयोजी बंध है, ठीक है। तो उसमें जो है किसी सहसंयोजी बंध में, सहसंयोजी बंध बनता कैसे है कि दो परमाणु अगर रहेंगे एक दूसरे को थोड़ा सा ऐसा बनता है ना सहसंयोजी बंध, एक दूसरे को भेद देते हैं अंदर से, समाहित हो जाते, थोड़ा सा कुछ पार्ट उनका जो है एक दूसरे में समाहित हो जाता है। तो हाँ मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे कोई एक धातु मतलब कोई तत्व मानो, इसको यम1 मान लीजिए आप, इसको क्या मान सकते हैं यम2 मान ले रहे हैं, और इसकी त्रिज्या को, इसके नाभिक को C1, इसके नाभिक को, हाँ एक को C1 एक को C2 मान लो। यम1 मतलब मैंने नाम दिया है तत्व का, यम1 यम2, अच्छा मतलब मैंने नाम दे दिया है, ऐसा मत कहें कि भाई, हालांकि दोनों जो सहसंयोजी बंध बनता है वो अधातुओं के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, रटवाया है मैंने आपको कि जो सहसंयोजी बंध बनता है किसके बीच बनता है। तो मैंने, हालांकि यम का मतलब मेटल होता है, लेकिन आप मेटल ना माने, मैंने नाम दे दिया है, आप उसको ए भी नाम दो, क्या दिक्कत है। आप इस परमाणु को ए नाम दे दो, इस परमाणु को क्या नाम दीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें कोई बात नहीं। इसके नाभिक, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है, ठीक है। तो ये नाभिक है, इनके बीच का अगर ध्यान दें, इसका परिभाषा क्या होता है कि मान लीजिए कोई सहसंयोजी बंध बना, सहसंयोजी बंध में सिंगल वाले की बात सामान्य केस में करता है, किसी सहसंयोजी बंध में दो समीपवर्ती या नजदीकी, दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के, जैसे इसका नाभिक इसका नाभिक, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा कर दीजिए। सुनो ध्यान से, मैं इस पूरी दूरी को d मान सकते हैं आप, d/2 कर दूं, ध्यान दे, देखो क्या होगा, आर कोवेलेंट क्या होगा, धातु सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगा कि किसी सहसंयोजी बंध में दो समीपवर्ती तत्वों कह दिए, दो समीपवर्ती परमाणुओं कह सकते हो कि दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इसी आधे भाग को आप क्या बोलते हैं, आर कोवेलेंट। तो मैं इसको बोल दूंगा RCOV कह सकते हैं आप, RCOV, आर कोवेलेंट इन दोनों की, ये भी RCOV होगा, ये भी RCOV, इनके बीच की दूरी का आधा, समझ पा रहे हो। किसी सहसंयोजी बंध में दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, हाँ। तो मैं यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं कि आर कोवेलेंट बराबर d/2 कह सकते हो, d/2 या हाफ d कह दो, मैंने पूरी दूरी को d मान लिया, उसका आधा, समझ पा रहे हैं। अगर मैंने C1 C2 माना तो आप इसको C1 C2/2 कह सकते हैं, आपने इसको C1 इसको C2 कहा है, इनकी दूरी का आधा, C1 C2/2 कह सकते, चलेगा जो भी है। इसको समझो, धात्विक त्रिज्या क्या होता है, धात्विक त्रिज्या में क्या होता है, जैसे देखो धातु, जो बहुत सारे धातु होते नहीं,
धातु एक जाल बना के रहते हैं, जिसके विषय में आप बाद में पढ़ेंगे। धातु जाल बना के रहते हैं जब बहुत सारी धातुएं होती हैं। जैसे मान लो कापर की कोई प्लेट है, उसमें बहुत सारे कापर रहे, बहुत सारे कापर धातु रहे, तो जो धातुएं होंगी वो एक जाल बना के रहती हैं। और देखो उसमें क्या होता है कि दो धातुएं एक दूसरे को केवल टच करती हैं, इससे ये समाहित नहीं होती। इसको मतलब उसको बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं पेनिट्रेट करना। एक दूसरे को भेदती नहीं है, एक दूसरे को केवल टच करती है। ठीक है, तो ये ध्यान दें आप। हाँ, ये देखो धात्विक त्रिज्या क्या है। जैसे मान लीजिए कोई धात्विक जालक है, धातु का कोई जाल है, बहुत सारे धातु हैं, या धातु का कोई क्रिस्टल है, उसमें दो समीपवर्ती धातु या संलग्न धातु कह दें, एक दूसरे से लगे हुए धातु है। ऐसा नहीं कोई धातु इससे जुड़ा तो उसके इसका नहीं मानना है। जो दो धातु आपस में लगे हुए हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का, हाँ, इसको M1 M2 मान लो, इसको हमने M1 M2 मान लिया। चलो, इसका त्रिज्या C1, इसका त्रिज्या नहीं, नाभिक C1 C2, सेंटर को नाभिक, बीच की दूरी को D कह दें आप। इनके बीच की दूरी क्या है? D। इनका D/2 वही क्या हो जाएगा? हाँ, थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूं। इसको हमने क्या नाम दिया? ए बी, चाहे जो भी M1 M2 नाम दो। ये धातु है, धातु परमाणुओं को गोलाकार दिखाया जाता है। और ये इसका नाभिक है, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। इनके बीच की दूरी का क्या कर दीजिए आप? हाफ कर दो। चलो, इनके बीच की दूरी को चाहे आप D मान लीजिए, तो ये D/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा R मेटैलिक। R मेटैलिक क्या होगा? धात्विक त्रिज्या मतलब क्या होगा? वो होगा किसी धात्विक क्रिस्टल में दो समीपवर्ती धातु या दो संलग्न धातुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। तो यहां लिखेंगे R मेटैलिक। मैं परिभाषा भी दिखा रहा हूं, टेंशन न ले आप। तो आप यहाँ D/2 आधा कह सकते हो, या वही कह दो 1/2। हाँ, भैया C1 C2/2 करो, C1 C2 यहां भी कह सकते हैं, या ये भी जो भी मान लो, आपने जो माना उसके आधा कर दीजिए। अब इसको समझो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनो ध्यान से, ये जानते हैं किसके लिए डिफाइन होता है? ध्यान समझो। वान डेर वाल्स त्रिज्या जो होता है, इसका परिभाषा दिया जाता है अक्री गैस। जानते हैं अक्री गैस? जानते हैं आप? अक्री गैस के, सुनो ध्यान से, अक्री गैस के अगर दो परमाणु हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हुए पाए जाते हैं, अक्री गैस के दो परमाणुओं के, ठीक है, या दो समीपवर्ती परमाणु हैं। जैसे मान लो दो हीलियम है, जैसे एक हीलियम है, ये दूसरा ये तीसरा हीलियम है। तो इनका देखना है, इसका बीच नहीं, समीपवर्ती स्वतंत्र, हालांकि वो हैं एक दूसरे स्वतंत्र है, लेकिन उनमें भी पास पास देखना है, दूर वाले को नहीं देखना है, दूर वाले को नहीं देखना है। तो ध्यान दीजिए आप, आपसे कहा जाए वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है? वान डेर वाल्स त्रिज्या जानते क्या है? बोलते हैं कि अगर अक्री गैस के दो परमाणु रह जाए, मान लो हीलियम जो भी रह जाए, दो परमाणु अक्री गैस के दो परमाणुओं के नाभिकों के, इसका नाभिक मैं A मान लेता हूं, मान लीजिए इसका नाभिक B मान लीजिए, इसके बीच के दूरी के आधे को आप क्या कहते हैं? हाँ, R वान डेर वाल्स। समझ लीजिए ध्यान से, अक्री गैस के दो परमाणुओं, समीपवर्ती परमाणु को, दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसे आप क्या बोलेंगे? वान डेर वाल्स। या एक और तरीका है, ध्यान दें, अगर देखो, अगर मान लीजिए दो अणु है, अणु या परमाणु जो है, और कौन से परमाणु लेना है? जो स्वतंत्र रूप से रहें, स्वतंत्र रूप से गति करते हुए पाए जाए। या ऐसा कह दो कि अगर कोई अणु है, जैसे Cl2 हो जाए, कौन अणु हो जाए? तो दो Cl2 अणु, दो अणु जो आपस में स्वतंत्र हो, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से गति करते हुए रहे। तो मान लीजिए मैं बात करूं दो Cl2, एक Cl2, दो Cl2। तो अगर आपने दो अणु लिया है, तो ये जानते हैं ये शेयरिंग होके बनेगा, इसके बीच में Cl ऐसे बनता है, तो ये भी कैसे बनेगा? Cl। तो दो अणु हैं, उनमें भी दो समीपवर्ती परमाणु जो हैं, पास पास वाले परमाणु, उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को भी आप क्या कह सकते हैं?
वांडरवाल्स। हाँ, ये वांडरवाल्स नहीं होगा, यही तो बता रहा हूँ। ये सहस्योजी त्रिज्या हो जाए, ई बना बस सहस्योजी बंध, ये सहस्योजी बंध है, ये भी कौन सा बंध है? तो जब इनके और इनके नाभिक के बीच की दूरी का आधा करोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेकिन अगर दो अणु यूज किया आपने, Cl2 का दो अणु, और उसमें दो नजदीक वाले परमाणु रहे, उनके नाभिकों के बीच का डिस्टेंस का हाफ किया आपने, तो आपको क्या मिलेगा? समझ पा रहे हो कुछ? हाँ, तो अगर इनका इनका डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे इस पे फोकस करना है। इनके बीच का नाभिक का दूरी का क्या कर देंगे? हाफ। देखो पहला पहला हेडिंग लिखो, सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या। अच्छा मुझे ये बता दीजिए आप, मैं ऐसे पूछूं, अच्छा ये सहसंयोजी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वांडरवाल्स त्रिज्या में कौन सी त्रिज्या ज्यादा बड़ी है? आपको दिखना चाहिए यार कि सबसे अधिक त्रिज्या ये वाली होगी क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, उसका आधा किया आपने। और सबसे छोटा कौन होगा? समझ पा रहे हैं आप? तो त्रिज्या का जो क्रम होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आप आराम से लिखिएगा। जो यहाँ त्रिज्या का क्रम होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे बड़ा वांडरवाल्स त्रिज्या होता है। इसका त्रिज्या वांडर वाल्स त्रिज्या। इससे छोटा कौन होता है? धात्विक त्रिज्या। और सबसे छोटा कौन होता है? हाँ, आपको याद होना चाहिए, डायग्राम मन में चलने चाहिए आपको। लिखो लिखो परिभाषा। देखो, किसी सहसंयोजी बंध में किसी सहसंयोजी बंध में दो समीपवर्ती परमाणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे का आधा क्या कहलाता है? बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। अगला लिखे हेडिंग, आप आराम से बाद में छोड़ना। देखो, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या धात्विक त्रिज्या लिखिए, किसी धात्विक क्रिस्टल या जालक में किसी धात्विक क्रिस्टल या जालक में दो समीपवर्ती या संलग्न दो समीपवर्ती या संलग्न धातुओं के परमाणुओं दो समीपवर्ती धातुओं परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी
के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या कहलाता है। हो गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे आप, अंग्रेजी लिखने हैं। वांडर वाल्स रेडियस लिखिए। वांडर वाल्स रेडियस। लिखिए। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के दो समीपवर्ती, अक्रिय गैस के दो समीपवर्ती परमाणुओं दो समीपवर्ती परमाणुओं अथवा किसी अणु के, अथवा किसी अणु के नहीं नहीं, किन्हीं दो अणुओं कह रही है, किन्हीं दो अणुओं के, सही है, किन्हीं कह लो, किन्हीं दो अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं, किन्हीं दो अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं के बीच, दो समीपवर्ती परमाणुओं के बीच कार्य करने वाले, कार्य करने वाले अत्यंत कमजोर आकर्षण बल को, देखो बता, अत्यंत कमजोर आकर्षण बल को वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स बल कहा जाता है। वांडर वाल्स बल कहा जाता है। नीचे लिखिए आप लोग। अक्रिय गैस के, अक्रिय गैस के दो समीपवर्ती, अक्रिय गैस के दो समीपवर्ती परमाणुओं, दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों, के नाभिकों के बीच के दूरी, के बीच के दूरी के आधे भाग को, आधे भाग को अथवा, अथवा दो अणुओं के, अथवा दो अणुओं के दो समीपवर्ती, दो अणुओं के दो समीपवर्ती परमाणुओं, समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों, नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, या आधे को जो भी कहें, के आधे को वांडर वाल्स त्रिज्या कहा जाता है। आधे भाग को चाहे आधे को, सही है। भाग को वांडर वाल्स त्रिज्या कहा जाता
है। इसका क्रम भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। बस ये जानते रहो कि अक्रिय गैस के अगर दो परमाणु हैं तो उनके बीच में एक कमजोर, बहुत कमजोर हल्का फुल्का आकर्षण बल कार्य करता है, और उस कमजोर बल का नाम क्या होता है? वान डेर वाल्स बल। या मान लीजिए कोई अणु है, ध्यान दे, अणु जब भी पाए जाएंगे, अणु में दो परमाणु अगर नजदीक नजदीक, अणु में दो परमाणुओं, नजदीकी परमाणुओं के बीच, दो नजदीकी परमाणुओं के बीच में एक कमजोर आकर्षण, दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, उस बल को आप क्या नाम देते हैं? वान डेर वाल्स बल, सबसे कमजोर बल। मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया है। अब बस परिभाषा जानते हैं आप लोग कि इनके अक्रिय गैस के दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, या कोई दो अणु रहे, उनमें दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या। इसके बाद एक क्रम लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना है।